रेबी बेन एज़रा रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफ़ी इंस्पायरिंग पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है। लाइफ में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये पोएम सभी का आंसर देती है। लाइफ में इतना ज़्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमें उस आत्मा पर, उस परमात्मा पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हालात कैसे भी आए, परिस्थितियाँ कैसी भी आए, कितनी भी लाइफ में परेशानियाँ या मुश्किलें आए, हमें उस गॉड पर विश्वास रखते हुए उनका सभी को ब्रेवली उनको फेस करना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि उनका बचपन जाए, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। सभी चाहते हैं कि हम हमेशा यंग रहें और बड़ा कोई नहीं होना चाहता, क्योंकि हमें लगता है कि बचपन का भी अपना एक अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। यंग एज का भी एक अलग ही आनंद है। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो ये कहे दैट आई वांट टू ग्रो ओल्ड, कि हमें बूढ़ा होना चाहता हूँ या मैं ओल्ड एज में जाना चाहता हूँ। सभी चाहते हैं। अगर ये हमारे हाथ में होता तो हम में से कोई यूथ में भी आना नहीं चाहता, हम सभी बच्चे बनकर रहते। और अगर हम यूथ में, यंग एज में आ भी जाते तो ओल्ड एज में तो कोई भी नहीं जाना चाहता। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम कभी भी ना तो बूढ़े हों, और अगर हो भी जाते हैं तो हम दिखे नहीं। पता नहीं क्यों हम सभी के अंदर एक ओल्ड एज को लेकर एक डर बैठ गया है। क्या डर है, क्यों क्यों हम डर जाते हैं उस एज से। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम में बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। और उसने कहा है, एक कैरेक्टर लिया है जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसका नाम है रेबी बेन एज़रा। रेबी बेन एज़रा जो खुद अब ओल्ड एज में आए हैं, वो भी ओल्ड एज में एंट्री कर चुके हैं। और जब उन्होंने देखा कि लोग पसंद नहीं करते हैं बूढ़ा होना, या वो छिपाते हैं अपनी एज को, या उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, डर लगता है उनको इस ओल्ड एज से, तो इसीलिए वो उनको यहाँ पर एडवाइस देते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर करते हैं, उनको बताते हैं, एक रियलिटी बताते हैं दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट, कि हमें कभी भी ओल्ड एज से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसका वेलकम करना चाहिए। तो यहाँ पर रेबी बेन एज़रा खुद ओल्ड हैं और फुली मैच्योर्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने अब तक जो भी कुछ सीखा है, जाना है, अपना एक्सपीरियंस वो इस पोएम के थ्रू यहाँ पर बता रही हैं। लेकिन वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के ही माउथ पीस हैं। वो जो भी यहाँ फ़िलॉसफ़ी, जो भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रही हैं, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के अपने थॉट्स हैं। उनको लगता है कि ओल्ड एज में भी एक अपनी इसकी ब्यूटी है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, और हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे भी फुली एंजॉय करना चाहिए। तो रेबी बेन एज़रा यहाँ पर बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ के सिर्फ कुछ पार्ट्स चाइल्डहुड या यूथ ही नहीं है। जैसे हमने चाइल्डहुड को हम एंजॉय करते हैं, हम यूथ को एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से ओल्ड एज भी लाइफ का ही एक अनदर पार्ट है। जब हमने चाइल्डहुड को एंजॉय किया है, यूथ को एंजॉय किया है, फुली एंजॉय किया है, तो अब ओल्ड एज से कैसा घबराना। ओल्ड एज में आने से हम क्यों बच रहे हैं, या हम इसे यूजलेस क्यों मान रहे हैं, हम इसकी चार्म, इसकी ब्यूटी को क्यों फील नहीं कर रहे, जैसे कि चाइल्डहुड या यूथ की एक ब्यूटी है या उसकी ब्यूटी होती थी। तो ओल्ड एज के भी अपने कुछ अट्रैक्शंस हैं, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, और हमें इसे ना तो कभी इग्नोर करना चाहिए, ना ही हमें इसे यूजलेस या वर्डलेस मानकर इसको ये सोचना चाहिए कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं इस पूरे वर्ल्ड में कि जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट ओल्ड एज में ही गेन की है। वो अपने यूथ में, अपनी यंग एज में कुछ नहीं कर पाए या ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो मिरेकल्स किए हैं वो उन्होंने ओल्ड एज में ही किए हैं। तो वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन वो स्टार्टिंग में लिखते हैं, द बेस्ट इज़ येट टू बी।
अभी तक बेस्ट आया नहीं है आपकी लाइफ में। आपने सोचा कि आपकी यंग एज आपने जी ली, तो अब आपके लिए कोई सक्सेस नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, अब आपके लिए कुछ भी करने के लिए रह ही नहीं गया, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। और जो लोग ऐसा मानते हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में गॉड उनको बेस्ट देने वाला है, वो अपने आप को उससे डिप्राइव कर रहे हैं, वो उसे खो रहे हैं। बल्कि अब टाइम आया है कि जितनी आपने अब तक संघर्ष किए हैं, मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा ओल्ड एज में आकर। क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपके पास नॉलेज है, परफेक्शन है, अब आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, जो आपको आपकी यंग एज में नहीं पता था। एक जो यंग एज में आपके अंदर इमेच्योरिटी थी, एक परप्लेक्शन थी कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कोई भी आपको ईजिली मिसगाइड कर सकता था, किसी को भी आप इजीली फॉलो कर सकते थे। अब ओल्ड एज में कोई भी आपको बिफूल नहीं कर सकता, कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो अब ये टाइम वो टाइम आया है आपकी लाइफ का कि जब आप अपना बेस्ट देने वाले हैं और आप अपना बेस्ट लेने वाले हैं। तो एक काफ़ी अच्छी लाइन है, द बेस्ट इज येट टू बी बेस्ट। तो अब आएगा ना, सबसे अच्छा तो अब होगा आपके साथ। और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है कि ओल्ड एज इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसे लास्ट पार्ट मत मानो लाइफ का कि अब कुछ नहीं होने वाला। और एक लाइफ की कंपैरिजन की है उन्होंने कप ऑफ टी से, कप ऑफ कॉफ़ी से, कि जैसे कॉफ़ी का कप होता है उसे हम शुरू में तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उसकी सिप को हम काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो बाद की सिप होती हैं उन्हें हम हरीडली एंजॉय करते हैं, या वो हमें कोल्ड लगती हैं, या उतना मज़ा हम उसमें नहीं लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी एंड एन्जॉय ईच एंड एवरी सिप ऑफ इट। ज़िंदगी बिल्कुल एक कॉफ़ी की तरह है और हर सिप को आपको इसको एन्जॉय करना चाहिए, पहली वाली सिप को भी और बिल्कुल लास्ट तक, चाहे वो आपकी लास्ट सिप क्यों ना हो। और रेबी बैन एजरा कहते हैं कि ये सब हमारे हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है यूथ एज में आना, ओल्ड एज में आना, या चाइल्ड ही हमेशा बने रहना। ये सब इंसान के हाथों में नहीं होता कि वो हर इंसान चाहता है कि वो कभी भी बूढ़ा ना हो, लेकिन ये अपने हाथों में नहीं होता। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। सब कुछ किसके हाथों में होता है? सिर्फ उस परमात्मा के हाथों में है। इंसान के हाथों में तो कुछ है ही नहीं। अगर उसके हाथों में होता तो वो इस वर्ल्ड से कभी भी जाना पसंद नहीं करता, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाता। आज तक कभी किसी ओल्ड पर्सन को, चाहे उसकी एज अबाउट 100 क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी इस वर्ल्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहता, चाहे यहाँ पर कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, टीयर्स हो, मिजरीज हो। लेकिन पता नहीं क्या क्या चार्म है इस वर्ल्ड में कि सभी यहाँ रहना चाहते हैं। और अगर ऐसा इंसान की विश अगर ये फुलफ़िल हो जाती तो सोचिए क्या होता। तो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। सिचुएशंस अगर किसी के हाथ में है तो वो सिर्फ गॉड के हाथों में है, उस डिवाइन पावर के हाथ में है, और उसे पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो रेबी बैन एजरा बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथों में है। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी फेलर, सक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसके हाथों में है। और क्योंकि वही हमारा मेकर है, वही हमारा क्रिएटर है, या वो हमारा मास्टर है, हमारा फादर है, सब कुछ गॉड है हमारे लिए। हम तो उसके चिल्ड्रन हैं, हम तो उसके बच्चे हैं। हमें क्या पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए गॉड पर। रॉबर्ट ब्राउनिंग रेबी बैन एजरा के थ्रू हमें बिलीव करने को कहते हैं कि कैसे भी हालात आ जाएं ज़िंदगी में, कभी भी अपना विश्वास उस परमात्मा पर से हटाना नहीं चाहिए। उस पर उसके हर जो भी उसने हमारे लिए वो कर रहा है, हमारे लिए वो डिसीज़न ले रहा है, जो भी उसकी हमारे लिए प्लानिंग है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। बल्कि अपनी पूरी लाइफ को उसी को डिवोट कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए खुद को उसके फीट में, उसके हाथों में, कि जैसा भी जो भी वो करे आप उसी हाल में खुश रहें। तो इसलिए वो कहते हैं कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसके हर पार्ट को, चाहे वो चाइल्डहुड है, चाहे वो यूथ है, ओल्ड एज है, हर पार्ट को
काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करो और ओल्ड एज से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बल्कि इसका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम कीजिए। रवि आगे कहते हैं कि वो अपनी यंग एज को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो हम अपनी यंग एज को मेमोराइज ना करें, रिकॉल ना करें या उसे भूल जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप किसी ओल्ड पर्सन के पास बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी मोर देन 80% जो उनकी बातें होती हैं, उनका टॉपिक होता है, वो पास्ट से रिलेटेड ही होता है। वो हमेशा अपने यंग डेज को याद करते हैं, चाहे उन्होंने गलतियां की हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को ही बताते हैं। उन्होंने अगर कुछ गलत किया होता है, गलत से मतलब हो सकता है उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हो, तो वो उसको भी बताते हैं कि अगर मैंने ये गलती नहीं की होती, अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। या अगर वो अपने पास्ट को ओल्ड एज में सबसे अच्छी तरह से जज कर रहे होते हैं, तो कभी भी आप किसी ओल्ड पर्सन के पास बैठेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने पास्ट को, अपने यूथ को भूला नहीं होता। रवि बेन एजरा भी यहाँ अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि ओल्ड एज को एंजॉय करना चाहिए, इसकी अपनी एक ब्यूटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यूथ को कम मानता हूँ या मैं कहता हूँ कि यूथ पर इतना अटेंशन पे मत करो या यूथ को इग्नोर करो। नहीं, यूथ का भी अपना चार्म है। और वो याद करते हैं कि जैसे कि हर कोई एक यंग एज में आता है तो ये सब अपने आप को वो ईजिली रेजोनेट कर सकता है इन सब से। रवि बेन एजरा कहते हैं कि जब वो यंग थे तो वो भी चाहते थे, और जैसे कि हर कोई एक यंग पर्सन चाहता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मुझे मिल जाएं। इतनी हाई ड्रीम्स होते हैं, इतनी हाई डिज़ायर्स होती हैं, इतनी अनलिमिटेड विशेज़ होती हैं इस एज में, यंग एज में, कि हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, सब कुछ। इतनी एनर्जी हमारे अंदर होती है, इतना एंथुसिज्म हमारे अंदर होता है, और एक जो होती है कि नेवर यील्डिंग, कि कभी भी हम झुकना नहीं चाहते, कभी भी हम लाइफ में लूज़र होना नहीं चाहते, फेलर हमें नहीं चाहिए होती। ये सब इतनी हाई इमेजिनेशन हमारी होती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं उस टाइम, और हम ये सोचते हैं कि कोई भी वर्ल्ड की ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम अचीव ना कर सके, कोई भी काम वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सके। इतनी हाई पैशन, इतनी हाई एनर्जी, एक फायर होती है यंग एज में। तो वो यंग एज को भी अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि उसकी भी अपनी एक चार्म है। और यहाँ वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यूथ को उसकी इमेच्योरिटी के लिए, उसकी एक्सपीरियंस के लिए, उसके डाउट्स के लिए, कि एक यूथ हमेशा डाउटफुल रहता है। ठीक है, उसके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी काफ़ी होती है, उसे लगता है कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे तो वो लाइफ में सब कुछ गेन कर सकता है, उसे ऐसा लगता है। लेकिन ये भी सच है, रवि बेन एजरा कहते हैं कि ये भी सच है कि वो डाउटफुल भी काफ़ी रहता है, सस्पिशियस रहता है, या एक डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं उसे डाउट रहता है कि कहीं मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, कभी फ्यूचर में मुझे पछताना ना पड़े। इतना सब कुछ उसके सामने होता है कि उसे समझ नहीं आता कि मैं किसे चूज़ करूँ और किसे मैं गिव अप करूं, मैं इसमें से मुझे क्या छोड़ना है और क्या मुझे लेना है। बस यहाँ पर उसके वो एक फिक्स में रहता है, एक यंग, उसे ये समझ नहीं आता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ताकि उसे फ्यूचर में पछताना ना पड़े। इसके लिए वो बहुत सारे लोगों से एडवाइजेस लेता है, वो उनसे हेल्प चाहता है, और फिर वो मेजॉरिटी देखता है। वो देखता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, अगर 10 लोग इस काम को कर रहे हैं तो ये सही है, 10 लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। वो फिर उनकी तरह उनको फॉलो करता है। तो वो यंग एज को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हैं, वो कहते हैं कि ये भी लाइफ का एक पार्ट है, और इसके लिए वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि उसको भी फुली एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो सब क्वालिटीज़ भी गॉड ने दी हैं जिसे एक यूथ एंजॉय करता है उस एज में जाकर। रवि बेन एजरा का मानना है कि ये सब होना ज़रूरी है, जो भी एक यंगस्टर की क्वालिटीज़ होती है, जिसे हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या अभी फायर है, अभी एक जुनून है, अभी नया नया बच्चा है तो अभी काफ़ी कुछ करना चाहता है लेकिन गलती कर जाएगा। रवि बेन एजरा कहते हैं कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान के अंदर
ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वो अगर सोचेगा नहीं, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को यूज़ नहीं करेगा, तो उसमें और एनिमल में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। अगर हम एनिमल्स से डिफरेंट हैं, अगर कोई चीज़ जो हमें उनसे अलग बनाती है, तो वो यही तो हमारी इंटेलेक्चुअलिटी है, यही मैन का इंटेलेक्ट है कि जो हमें उनसे अलग रख रहा है। अदरवाइज हम सिर्फ एक मिट्टी के समान हैं, हम बिना, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी हमारी एक तरह से हमारी सोल को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, लाइफ में मेहनत नहीं कर रही हैं, अगर हम आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो हम में और जानवरों में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम सिर्फ मिट्टी के एक ऐसे पुतले रह जाएंगे कि जो सिर्फ एक बॉडी तो है, लेकिन जिसके अंदर सोल नहीं है। तो मैन का इंटेलेक्चुअल होना काफ़ी ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअलिटी से मतलब यहाँ पर है कि वो सोचे, मेहनत करे, अपनी सोल को अपलिफ्ट करने की कोशिश करे, वो देखे कि वो यहाँ पर क्या आया है और उसे क्या करना है। और ये सब क्वालिटीज़ होती हैं यंगस्टर की होती हैं, या यूथ में ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। और ये भी गॉड का ब्लेस मानते हैं रबी बेन एजरा। वो कहते हैं कि इंसान की लाइफ का पर्पस, बहुत सारे हमारे अंदर क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी डाउट्स होते हैं, दैट फॉर व्हाट वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हमारी लाइफ का पर्पस है, क्या सिर्फ ईट ड्रिंक एंड मैरी, क्या सिर्फ खाना पीना मौज करना यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, इसीलिए हमें गॉड ने इस धरती पर भेजा है। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं रबी बेन एजरा के थ्रू, कि उन्होंने अभी पीछे बताया कि जैसे जानवरों में हमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हम विचार नहीं करेंगे कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। तो यहाँ पर इंसान इस धरती पर सिर्फ इसलिए नहीं आया कि खाना है, पीना है और सो जाना है और फिर इस वर्ल्ड से चले जाना है, नहीं, ये तो जानवर भी करते हैं। और इंसान ये कहता है कि मैं जानवर से अलग हूँ। अगर कौन सा ऐसा जानवर है कि जब उसका पेट भर जाता है तो उससे अलग फिर वो कुछ और भी सोचता है? नहीं ना। लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा है कि जब उसकी बैली फुल हो जाती है उसके बाद भी वो कुछ सोचता है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोना, खाना या एंजॉय करना नहीं है, इससे अलग भी उसकी लाइफ का कोई पर्पज़ है। गॉड ने उसको इससे अलग भी कुछ और करने के लिए यहाँ पर भेजा है, इस दुनिया में उसको भेजा है। और यही बात उसमें और एनिमल्स में एक डिफरेंट क्रिएट कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंसान अंदर से इतना रेस्टलेस फील क्यों करता? जैसे ही वो उसकी बेली फुल हो जाती है तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो उसके माइंड में चलते रहते हैं, जिसके बारे में वो सोचता है, और वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ को बेटर एंड बेटर बना सके। और हमें इसके लिए बड़ा खुश होना चाहिए, हमें इसके लिए गॉड को थैंक्स पे करना चाहिए कि उसने हमें कुछ अलग दिया एनिमल्स से, या जो लो काइंड क्रिएचर्स हैं उनसे अलग हटकर हमें कुछ दिया है। और वो क्या है? देखिए, सोल तो उनके पास भी है, लाइफ उनके पास भी है, लेकिन उसने हमें उनसे अलग हटकर जो चीज़ दी है दैट इज़ इंटेलेक्चुअलिटी, कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर एंड बेटर बना सकते हैं। ये, और इसके लिए हमें गॉड के लिए काफ़ी ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि जो भी हमें चाहिए गॉड ने हमें सब कुछ दिया है। देयर आर सो मैनी गिफ्ट्स, इतने सारे गिफ्ट्स हमें गॉड ने दिए हैं कि जिसको हम, जो अनकाउंटेबल हैं, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। उसके लिए हम जितना थैंक्स उसको पे करें उतना कम है। और वो ऐसे गिफ्ट्स हैं कि जिन्हें वो कभी भी हमसे वापस नहीं लेता। एक बार अगर उसने हमें गिफ्ट्स दे दिए हैं तो वो हमारे हो जाते हैं, ना वो उनके बदले में हमसे कुछ मांगता है, ना उन्हें कभी वापस लेता है, ना ही किसी तरह की वो हमसे कोई कंप्लेंट करता है कि आप मेरे गिफ्ट्स का मिसयूज़ कर रही हैं या आप उसको यूज़ नहीं कर रही हैं। कुछ भी गॉड हमसे नहीं कहता, वो हमारे हाथों में होता है कि जो भी गॉड ने हमें टैलेंट दिया है, एबिलिटी दी है, गिफ्ट दिए हैं, हम उनका किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम उनको वेस्ट करते हैं या उनका मिसयूज़ करते हैं, या हम उनको सही तरीके से अपनी लाइफ में अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और गॉड को ये पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, और कितनी, उनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। उसको अच्छी तरीके से पता है कि हमें किस चीज़ की अपनी लाइफ में ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है।
फॉर एग्जाम्पल कि गॉड ने हमें जीने के लिए ऑक्सीजन दी है, उसको पता है कि उसे कितनी क्वांटिटी में देनी है, कितनी उसकी लिमिट रखनी है। उसने उसे ना ज़्यादा दिया है और ना कम दिया है। उसे पता है अगर वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा हमें तो हमारी डेथ हो जाएगी, कम देगा तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो देखिए उसने कितनी अच्छी एक लिमिट में, इतनी अच्छी क्वांटिटी में उसने हमें दी, क्योंकि उसको पता है कि हमें जीने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें जीने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, या हमारा हार्ट किस तरह से बीट होना चाहिए, उसको सब कुछ पता है। और यही रीज़न है कि हमें गॉड को थैंक्स पे करना चाहिए कि उसने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग दिया है, ना ज़्यादा दिया है और ना ही कम दिया है। और वो लोग जो भी गॉड के नियर हैं, जो भी गॉड के करीब हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, और कितनी भी मुसीबतें आई जिनका विश्वास उन पर से हटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मन की हो रही है तो हम गॉड को याद करेंगे, हम गॉड को अपना फ्रेंड मानेंगे, हम गॉड को अपना मानेंगे। और जब हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो फ़ौरन हम गॉड को मान लेते हैं कि वो हमारा एनिमी है, वो हमारा दुश्मन है, या वो हमें भूल चुका है, या वो हमारे साथ है, या वो पता नहीं हमसे किस बात का बदला ले रहा है। तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास वो है कि वो जिस भी हालत में जैसे भी आपको रखे, आप उससे कभी भी कंप्लेन ना करें, आप खुश रहें, आप सेटिस्फाइड रहें, और उसकी पावर पर, उसके जस्टिस पर, उसके हर एक्शन, हर प्लानिंग पर आप अपना विश्वास बनाए रखें। वही गॉड की ग्रेटेस्ट वर्शिप है, वही उसकी सच्ची सर्विस या सच्ची पूजा है। रबी कहते हैं कि सब कुछ, क्योंकि सब कुछ, सारे गिफ्ट्स गॉड ने हमें दिए हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे पास है वो सब गॉड का ही है। और ये जितने भी ये सुख आते हैं, दुख आते हैं, ये भी सब गॉड के पास से ही तो आते हैं। सुख आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, दुख आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ये तो गलत है ना, क्योंकि गॉड ही तो है इनको भेजने वाला। जब गॉड सुख भेजता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तब भी हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि वो भी गॉड ने भेजे हैं। चाहे हमारे अच्छे दिन आए या हमारे बुरे दिन आए, हमें कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हमें सबको फेस करना चाहिए। ठीक है, वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट बना देते हैं, हमारे लाइफ पाथ को काफ़ी रफ बना देते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है लाइफ में आगे चलना जब बहुत ज़्यादा मिजरीज लाइफ में आती हैं। लेकिन हमें इतना विश्वास रखना चाहिए कि गॉड ने अगर ये हमें दुख दिए हैं, अगर हमें आज इस सिचुएशन में रखा है कि चारों तरफ से हमें कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही, तो इसमें भी गॉड का कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई पर्पज़ रहा होगा। और यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एक वास्प का एग्जाम्पल दिया है, बिच्छू का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक आदमी आराम से बैठा हुआ है, एक काफ़ी रेस्टफुल पोज में है, आराम से कुछ नहीं कर रहा है, और एक इनएक्टिव पोज में वो बैठा है, तो गॉड को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गॉड नहीं चाहते कि इंसान आराम से बैठे, कुछ ना करे। तो वो क्या करते हैं, वो एक बिच्छू को भेजते हैं, और जो उसको डंक मारता है, जो उसको काट लेता है, और देखिए कैसी हालत हो जाती है। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। देखिए मैं ये रीड आउट करती हूँ लाइन। ईच स्टिंग दैट बीट्स नो सिट नो स्टैंड बट गो। और वो उस बिच्छू का डंक हमें ना तो आराम से बैठने देता है, ना हमें आराम से खड़े होने देता है, बल्कि हमें कहता है दैट यू हैव टू गो अहेड। और हम जिस पोजीशन में बैठे होते हैं, हम तुरंत इतनी जल्दी उस पोजीशन से हट जाते हैं कि हमें गॉड एक्टिव बना देता है। तो उसने वो क्यों भेजा? तो वो बिच्छू का डंक नहीं है जिसने हमें एक्टिव बनाया, वो गॉड की डिज़ायर है। जब वो देखता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, हम ओवर सेटिस्फाइड हो गए हैं, या हम बस ऐसे ही खुश हैं, हम फेलर में ही खुश हैं, तो वो फ़ौरन क्या करता है, हमें और बेटर बनाने के लिए, हमें परफेक्ट बनाने के लिए, हमारी लाइफ को एक बूस्ट करने के लिए, अपलिफ्टमेंट देने के लिए, वो फ़ौरन सारी कुछ मिजरीज़ या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कैपेसिटी को देखते हुए वो हमारे पास भेजता है। लेकिन उसे विश्वास होता है, गॉड को ये हम पर विश्वास होता है कि हम उनसे ओवरकम हो जाएंगे, हम उन्हें फेस कर लेंगे, हम उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्योंकि ये भी सच है कि गॉड कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया, कभी भी गॉड
इंसान को, अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देता। ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ वो उतना ही देता है जितना उनकी बॉडी सफ़र कर सके, टॉलरेट कर सके, या उसको हैंडल कर सके। सब सोचिए कि अगर वो ऑक्सीजन भी कम या ज़्यादा नहीं दे रहा है, उतनी ही दे रहा है जितना हम हैंडल कर सकते हैं, तो क्या वो मिजरीज इतनी देगा? क्या वो हमें दुख इतने देगा कि हम उनको सहन ही ना कर सकें? उसे पता है हमारी एबिलिटी का, उसे पता है हमारी कैपेसिटी का कि इससे ज़्यादा अगर उसने हमें दुख दिए तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गॉड हमें जब लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना चाहता है, जब वो हमें आगे पुश करना चाहता है, तो तभी वो लाइफ में हमारी स्ट्रगल प्रोवाइड करता है, हमें कुछ दुख या मुश्किलें देता है। और रबी बेन एजरा कहते हैं वी शुड वेलकम ईच रिबफ। हमें हर मुसीबत का, हमें हमारी ज़िंदगी में हर दुख का वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। वो हमें परेशान करने के लिए नहीं आ रही हैं, वो हमें इनएक्टिव से एक्टिव बनाने के लिए आ रही हैं, वो हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आ रही हैं, और वो गॉड की तरफ से आ रही हैं। गॉड ने उनको भेजा है। आप ये सोचिए कि आपके रिलेटिव्स आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, या ये वर्ल्ड आपको परेशान कर रहा है। नो, नेवर, इट इज़ ओनली द डिज़ायर ऑफ गॉड। ये सिर्फ गॉड है। और क्या उसका पर्पज़ है? गॉड आपको परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि उसको पता है कि आपके लिए यही सही है। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से तभी बाहर निकलेंगे जब आपको वो जरा सा स्टिंग करेगा। और इसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग की यहाँ बहुत अच्छी ये फिलॉसफी है कि हमें हमारी लाइफ में हर डिफ़िकल्टी को वेलकम करना चाहिए। ठीक है, हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ है इस टाइम, और वो उसको रफ़ बना रहा है, लेकिन अगर वो रफ़ नहीं बनाएगा तो हम स्पीडली से चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते। कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है। और जितना ज़्यादा गॉड हमें, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने भी ये कहा है, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें लाइफ में आएंगी वो उतना ही ज़्यादा आपको परफेक्ट बनाएंगी, मैच्योर्ड बनाएंगी, बोल्ड बनाएंगी। तो इसीलिए परेशानियों से घबराइए नहीं, बल्कि गॉड को थैंक्स पे कीजिए कि एटलीस्ट वो अभी भी आपके बारे में विचार कर रहा है, सोच रहा है, उसकी नज़र आप पर है, तभी तो उसने आपको इस प्रॉब्लम में डाला। और रवि कहते हैं कि लाइफ का पर्पज़ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू अक्वायर लर्निंग। जितनी ज़्यादा हम लर्निंग गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी सोल को बेटर बनाएंगे। और इसके लिए कितनी भी मुश्किलें आएँ, जब भी हम एक सही रास्ते पर चल रही हैं तो देखिए मुश्किलें ज़रूर आएंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो कोई नहीं आता हमें रोकने वाला, कोई नहीं आता हमें समझाने वाला, कोई हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करता। लेकिन आप कभी भी लाइफ में देखना, जब भी आप सही रास्ते पर चल रहे होंगे तो काफ़ी लोग आ जाएंगे आपको क्रिटिसाइज़ करने, आपको रोकने, आपको समझाने। और यही हमें लाइफ में देखना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि आप सही हैं तो फिर कुछ भी हो जाए आप उस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो रास्ता आपको आपकी आत्मा के पास ले जाएगा, उसके करीब ले जाएगा, और वही आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको उस परमात्मा से मिलवाएगी। तो रबी बेन एजरा की बहुत अच्छी फिलॉसफी यहाँ उन्होंने प्रेजेंट की है, क्योंकि वो ओल्ड एज में हैं। तो वो कहते हैं कि हमें पूरी हिम्मत रखनी चाहिए और कभी भी हमें किसी भी तरह की मुसीबतों का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ओल्ड हैं और वो बहुत ही अच्छी प्रीचिंग, काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें एक मोरल लेसन प्रोवाइड कर रही हैं लाइफ के लिए, कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए। सब कुछ हमें गॉड की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो भी कुछ करता है हमारे अच्छाई के लिए, हमारे सही के लिए ही करता है। रबी बेन एजरा कहते हैं कि हमें वर्ल्डली गेन्स, वर्ल्डली सक्सेस पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय हमें दूसरे वर्ल्ड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल अचीवमेंट कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की करेंसी दूसरे वर्ल्ड में या दूसरे कंट्री में नहीं चलने वाली, वो यहीं रह जाएगी। और हम कितनी भी यहाँ स्ट्रगल कर लें,
कितनी भी हम यहाँ पर सक्सेस गेन कर लें, कितना भी हम पैसा यहाँ पर बना लें, नेम फेम हम गेन कर लें, वो हमारे लिए दूसरे वर्ल्ड में जीरो है। गॉड की नज़रों में वर्ल्डली अचीवमेंट्स कुछ नहीं है। गॉड के लिए स्पिरिचुअल अचीवमेंट ही सब कुछ है, और वही हमारे वहाँ पर काउंट होगी। हमारे अकाउंट है, हमारा एक अकाउंट इस वर्ल्ड में है और हमारा दूसरा अकाउंट दूसरे वर्ल्ड में है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से वर्ल्ड के अकाउंट को फुल करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, रबी बेन एज़रा कहते हैं कि यहाँ एक पैराडॉक्स आता है कि अगर हम दूसरे वर्ल्ड के अकाउंट को फुल करते हैं, दूसरे अकाउंट का मतलब यहाँ पर है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कि अगर हम स्पिरिचुअल अचीवमेंट लेते हैं तो हमारे इस वर्ल्ड का अकाउंट खाली रहता है। और यहाँ पर वर्ल्डली पीपल ऐसे लोगों पर हंसते हैं, उनकी मजाक लेते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो सोल के बारे में बात करते हैं, या जो अपनी लाइफ में दूसरे वर्ल्ड के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों को लूज़र माना जाता है, फेलर माना जाता है, और उन पर लोग हंसते हैं, उनकी मजाक लेते हैं। और अगर हम वर्ल्डली अचीवमेंट पर फोकस करते हैं तो गॉड के वर्ल्ड में वर्ल्डली अचीवमेंट जीरो हैं, यूजलेस हैं, उनकी वहाँ कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें अपना वर्ल्डली अकाउंट फुल करना है या हमें अपना स्पिरिचुअल अकाउंट फुल करना है। हमें वर्ल्डली पीपल की नज़रों में अच्छा बनना है या हमें गॉड की नज़रों में अपने नंबर बढ़ाने हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। और रवि बड़े खुश हैं, वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं ये सोचकर कि थैंक्स गॉड, मैंने ठीक है मैंने वर्ल्डली अचीव कुछ नहीं किया, मेरा यहाँ का अकाउंट बिल्कुल खाली है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने दूसरे वर्ल्ड में जो मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ मेरा अकाउंट खाली नहीं है। और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब मैं गॉड के सामने जाऊंगा और गॉड मेरा अकाउंट चेक करेंगे तो वो स्पिरिचुअल अकाउंट मेरा जीरो नहीं होगा, यूजलेस नहीं होगा, वो कंप्लीट फुल होगा। और रवि कहते हैं कि हमें अगर गॉड ने ये लाइफ दी है, अगर हमें सोल दी है, कॉन्शियसनेस दी है और हमें एक सोचने समझने की शक्ति दी है, एक कैपेसिटी दी है, तो इसलिए नहीं दी कि हम अपनी सोल को सिर्फ अपनी बॉडी की डिलाइट के लिए यूज़ करें। वो इंसान जो अपनी सोल की एनर्जी को सिर्फ इस बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, इसके डिलाइट के लिए यूज़ करते हैं, सेंसुअल प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ कि खाना पीना और मज़े लेना, ऐसे लोग किस कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू रबी बेन एज़रा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउनिंग, कि ऐसे लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। उनमें और जानवरों में कोई भी फ़र्क नहीं होता जो अपनी सोल की सारी एनर्जी सिर्फ इस बॉडी की प्लेजर को सेटिस्फाई करने में लगा देते हैं। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि जो भी गॉड ने हमें पावर दी है, एनर्जी दी है, उसे हम अपनी सोल की प्रोग्रेस के लिए यूज़ करें। अदरवाइज़ कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा इंसान में और एक जानवर में। लेकिन जब रवि कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है या बॉडी हमारी यूज़लेस है, सोल ही सब कुछ है। सोल इम्पोर्टेंट है, बॉडी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बॉडी की जितनी भी पावर है, बॉडी की जो भी उसकी सेंसेस हैं, हमें यूज़ करने चाहिए अपनी आत्मा के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, ताकि वो आगे की तरफ जाए, न कि सिर्फ अपने डिलाइट के लिए हमें अपनी बॉडी को या अपनी सोल को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वो गिफ्ट हैं जो गॉड ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि बॉडी और सोल दोनों ही मिलकर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में ही सोचें। और क्योंकि अब रवि बेन एज़रा अपनी ओल्ड एज में आ चुके हैं, तो अब उन्हें इस बात की पूरी नॉलेज हो चुकी है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उन्हें अपनी सोल के बारे में सोचना है, उन्हें अपनी बॉडी को किस तरीके से अपनी सोल के लिए यूज़ करना है। और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, गॉड को थैंक्स पे करते हैं और मानते हैं कि गॉड परफेक्ट है, उसका हर प्लानिंग, उसकी हर क्रिएशन, उसका हर डिसीज़न अपने आप में परफेक्ट है। और वो जो भी करता है, जो भी सोचता है, वो सब यूनिवर्स के अच्छे के लिए ही होता है। रवि यहाँ पर
काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं गॉड को और कहते हैं कि वो डिज़र्व करता है। मैं जितना भी उसको अप्रिशिएट करूं गॉड को वो कम है, और वो ये सब ये ओल्ड एज में आकर कह रही हैं, क्योंकि अब वो फील कर रही हैं उसकी मर्जी को। वो कहती हैं कि जब मैं यंग था तो मैंने गॉड की पावर को देखा, मैंने देखा कि गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो किस तरीके से इस पूरी यूनिवर्स को चला रहा है, सस्टेन कर रहा है, और उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये बिल्कुल सच है। और अब जब मैं ओल्ड हो चुका हूँ, मैं इस एज में आ चुका हूँ, तो अब मैं उसकी मर्जी को भी फील कर रहा हूँ, उसके उस लव को फील कर रहा हूँ जो वो हम सब पर हमेशा ऊपर से बरसाता रहता है। वो गॉड को कहते हैं कि थैंक्स गॉड दैट आई वॉज अ मैन। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे इंसान बनाया, एक आदमी बनाया, या तुमने मुझे इतनी ज़्यादा सेंसेस दिए हैं कि मैं सोच सकूं कि मेरे लिए सही और गलत क्या है। वो अपने गॉड को क्रिएटर बुलाते हैं, मेकर बुलाते हैं, और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ गॉड है। मेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं और काफ़ी बुराइयां हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मेकर तुम मेरे इन सब फॉल्ट्स को, इन सब डिफेक्ट्स को दूर कर दो। तुम मुझे नहीं लेकिन मेरी सोल को परफेक्ट बना दो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो भी करोगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सोल के फेवर में ही होगा। इसीलिए मेरे सारे जो भी मेरे अंदर कमियां हैं उन्हें दूर कर कर तुम मेरी सोल को ऐसा बना दो कि वो तुम्हारे लायक बन सके। जब वो इस डेथ के बाद तुम्हारे सामने जाए, तुमसे मिले, तो वो तुम्हें तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके, या वो ये कह सके कि उसने अपनी जीवन में जो भी किया गलत नहीं किया, और वो तुम उसको डिज़र्व करते हो, या मेरी सोल डिज़र्व करती है तुम्हारे सामने खड़े होना। रेबी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर बॉडी और सोल का, और कहते हैं कि आत्मा हमारी हमेशा कोशिश करती है ऊपर की तरफ उठना लाइफ में। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि वो इस बॉडी में कैद है। वो एक बर्ड का एग्जाम्पल देते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं सोल की एक ऐसी बर्ड के साथ, और ये बॉडी एक पिंजरे से वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारा ये शरीर एक पिंजरा है और हमारी आत्मा एक पक्षी के रूप में इस पिंजरे के अंदर कैद है, बंद है। उसका वो ओरिजिनल नेचर नहीं है, उसका ओरिजिनल नेचर है उड़ना, बहुत ऊपर उड़ना और आज़ादी से जीना, खुश रहना। हमारी सोल फ्रीडम चाहती है, वो इस पिंजरे को तोड़कर यहाँ से चले जाना चाहती है ऊपर की तरफ, लेकिन ये हमारा शरीर है, ये हमारी बॉडी है जो उसे हमेशा कैद कर कर रखते हैं और जो उसे ऊपर उठना नहीं देना चाहते, जो उसे हमेशा नीचे की तरफ ले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सोल हमेशा चाहती है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने परमात्मा से मिले या वो अच्छे काम करे, और हमेशा ऊपर की तरफ ही जाना चाहती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से अपनी सोल के लिए उसके पर्पस में उसकी हेल्प करें। और जब हमारी सोल ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, वो अपने परमात्मा से मिलने जाना चाहती है, जब हम उसकी प्रोग्रेस के लिए कुछ करते हैं, तो उस टाइम हमें लगता है कि हमारी आत्मा ही हमारी हेल्प नहीं करती, बल्कि अगर चाहे तो हमारी बॉडी भी उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए उसकी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर बॉडी सोल दोनों ही दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन तब अगर बॉडी भी सोल की तरह उसकी हेल्प करे, उसके गॉड से मिलने में, उसे ऊपर उठने में। रेबी अब क्योंकि उनका यूथ ख़त्म हो चुका है, अब वो ओल्ड एज में आ चुकी हैं, तो वो मान रही है कि मैंने जो भी अपने पास्ट में नॉलेज गेन की है, एक्सपीरियंस लिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ओल्ड एज इसको एक्सेप्ट कर ले, इसको एक्सेप्ट कर ले कि अब वो ओल्ड हो चुके हैं और उनका स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है। अब जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन की, अब उसे जितना ज़्यादा हो सकता है वो अपने आने वाले टाइम में उसका
यूटिलाइज करें जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं। और यंग एज स्ट्रगल की एज थी, वो एक्शन की एज थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की एज थी। लेकिन ओल्ड एज में नो वर्क। ओल्ड एज काम करने की या संघर्ष करने की एज नहीं है, बल्कि एक रेस्ट करने की एज है। और रेस्ट करने की और ये सोचने की कि अब इसके बाद क्या। अब तक हमने जो भी किया वो पास्ट में किया, लेकिन हमारा एक फ्यूचर और इंतज़ार कर रहा है, और आने वाले टाइम के लिए वो फिर से एक नई प्लानिंग बनाए। तो ओल्ड एज काफ़ी इम्पोर्टेंट एज है। इसमें एक ओल्ड पर्सन को रेस्ट करना चाहिए और उसको विचार करना चाहिए कि उसने अब तक जो भी किया उसने क्या खोया और क्या पाया। यहाँ पर रेबिबेन एजरा वो एक फर्नेस से, एक भट्टी होती है, एक सुनार की अंगीठी होती है, उससे कंपेयर करते हैं सोल की, और कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि ओल्ड एज में मैं आराम करूँ और ये देखूँ कि मैंने क्या क्या पाया और क्या खोया है अपने पास्ट में, और मुझे उससे क्या क्या प्योर या क्या मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं सुनार का। जैसे एक सुनार होता है और वो अपनी एक भट्टी में या एक अंगीठी में गोल्डन ज्वेलरी डालता है, और लास्ट में जो बचता है, लास्ट में सिर्फ प्योर गोल्ड ही उसके पास बचता है। सुनार राख को एक तरफ कर देता है और उसके लिए जो कीमती होता है वो प्योर गोल्ड होता है। तो इसी तरीके से रेबिबेन एजरा भी, अब क्योंकि उनकी भी यूथ जा चुका है और वो ओल्ड एज में आई हैं, ओल्ड एज को वो एक प्योर गोल्ड मानते हैं कि मुझे भी अब ये देखना है कि मुझे मिला क्या, मैंने पाया क्या ओल्ड एज में आकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपना सारा पास्ट बेकार कर लिया हो, मेरे क्या क्या प्रॉफिट्स हुए हैं और क्या मेरे लॉस हुए हैं। अब ये एज ऐसी है कि मैं बैठकर ये कैलकुलेट करूँगा या मैं ये जज करूँगा कि मेरा कौन सा डिसीज़न पास्ट में गलत रहा है, कौन सा सही रहा है, मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, और उससे मुझे कितना नुकसान हुआ है। तो मैं सब बैठकर देखूँगा, और जो भी मैंने गलत डिसीज़न लिए हैं या जो भी अच्छे लिए हैं वो सब मेरी नेक्स्ट लाइफ में मेरे काम आएंगे। उनसे मैं सीखूँगा कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट बर्थ में और क्या नहीं करना है। जब वो यंग थे तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन सा डिसीज़न लेना है, वो हमेशा डाउटफुल रहते थे, सस्पिशियस रहते थे। लेकिन ओल्ड एज में क्योंकि उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो अब वो बहुत अच्छी तरीके से ये सोच सकते हैं कि पास्ट में लिया गया उनका कौन सा डिसीज़न गलत था और कौन सा सही था। रेबिबेन एजरा ने लास्ट स्टेंजा में ओल्ड एज की कंपैरिजन प्योर गोल्ड से की है कि ओल्ड एज में जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे पास होते हैं, नॉलेज होती है, मैच्योरिटी या परफेक्शन आती है, वो बिल्कुल प्योर गोल्ड की तरह है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेंजा 16 में वो काफ़ी अच्छी इमेज प्रोवाइड कर रही हैं सेटिंग सन की, इवनिंग की, और ओल्ड एज की कंपैरिजन अब वो इवनिंग से कर रही हैं, शाम से कर रही हैं। और कहते हैं कि जब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो हम कितने भी ज़रूरी काम कर रहे हों, हम उसे रोक देते हैं। हम शाम के समय हमारे दिन का जो भी मेहनत होती है, संघर्ष होता है, सबको हम बंद कर कर आराम करते हैं और विचार करते हैं कि आज हमने पूरे दिन क्या किया, हमने कुछ यूज़फुल किया, कुछ मीनिंगफुल किया, या कहीं हमने अपना पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट तो नहीं कर दिया, या जो भी हमने काम आज पूरे दिन किया क्या उसकी कोई वैल्यू थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन बिना वजह की भाग दौड़ में ही हम बिजी रहे। तो ये शाम का टाइम इसलिए होता है कि हम आराम से, सबसे पहले कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसे करना बंद करें, आराम से बैठें और विचार करें कि आज का दिन हमारा कैसा गया, क्या हमने खोया और क्या हमने पाया।
और क्यों ये विचार करना चाहिए, क्यों क्यों ऐसा कहते हैं रबीबेन एज़रा, क्यों वो ओल्ड एज की कंपैरिजन इवनिंग से करते हैं। अगर हम ये नहीं सोचेंगे शाम के टाइम बैठकर कि आज पूरे दिन हमने क्या कुछ अच्छा किया, यूज़फुल किया, तो जब हम देखेंगे कि आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा गया है और हमने उसको यूटिलाइज़ किया है, तो रात को हमें नींद काफ़ी अच्छी आएगी, एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक इनर पीस हमारे अंदर होगी। और जब हम देखेंगे कि आज का पूरा दिन हमने अपना वेस्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारी नाइट, रात की जो हमारी नींद होती है उसे डिस्टर्ब करेगा। हम चैन से सो नहीं पाएंगे या हम पूरी रात डिस्टर्ब्ड रहेंगे। और अगर हम पूरी रात डिस्टर्ब्ड रहेंगे, हम ठीक से सो नहीं पाएंगे, तो जब हमारा नेक्स्ट डे आएगा, जब हमारी अगली सुबह होगी, तो उसमें भी हम अपनी उस दिन को सही तरीके से जी नहीं पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ओल्ड एज है कि जितना भी स्ट्रगल उन्होंने अपने यूथ में किया, अब उसका दी एंड हो जाना चाहिए या हो चुका है। और ओल्ड एज संघर्ष करने की एज नहीं है, प्रॉब्लम्स में रहने की एज नहीं है, बल्कि रेस्ट करने की एज है। ये सोचने की एज है कि हमने अपने पास्ट में क्या किया है, हमने अपने यूथ में क्या किया है। पूरी लाइफ जब हम इस स्टेज पर आए हैं, पूरी लाइफ हमने किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरह के सेक्रीफाइसेस किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रॉफिट्स कम हो और हमने लॉस ज़्यादा किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हों या जो भी हमने स्ट्रगल किया हो उसका कोई यूज़ ही ना हो, या कहीं हमने अपना पास्ट ऐसे ही तो वेस्ट नहीं कर दिया। तो ये ओल्ड एज रबीबेन एज़रा काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं, काफ़ी यूज़फुल मानते हैं, और इसे क्यों वो लाइफ का बेस्ट पार्ट मानते हैं, ताकि डेथ से पहले, सोने से पहले और या इस वर्ल्ड से जाने से पहले वो एक बार गॉड उनको ये चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बैठ कर विचार करें कि जो इतना लंबा सफ़र वो करते आ रहे थे, क्या उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी थी, क्या वो ज़रूरी था। उन्हें कोई पछतावा ना रहे, कहीं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही तो वेस्ट नहीं कर दी। तो अब ये टाइम आया है कि वो बैठेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, और जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी संघर्ष किए, क्या वो वास्तव में ज़रूरी थे। तो रबीबेन एज़रा कहती हैं कि ओल्ड एज में ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम बैठकर अपने उन्हीं सभी वर्क्स को एक बार इवैल्यूएट करें, जज करें, हम कैलकुलेट करें कि हमने अपनी जीवन में अब तक करा क्या है और क्या बाकी रह जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अकाउंट बिल्कुल खाली ही हो, और अगर हमने वर्ल्डली अकाउंट फुल कर भी लिया है तो अब समय आ चुका है कि ओल्ड एज में हम दूसरे अकाउंट के बारे में भी सोचें, उस अकाउंट के बारे में भी सोचें जो गॉड के पास है और जिसे वो वहाँ काउंट कर रहा है। अब उनकी लाइफ का सूरज भी अस्त हो चुका है, उनकी ज़िंदगी की भी शाम हो चुकी है। अब कोई भी वर्क नहीं है या नहीं बचा जिसे वो करना चाहेंगे, और ना ही उनकी आत्मा अब किसी संघर्ष को करना चाहती है, ना ही वो किसी तरह की अब लड़ाई जीवन में लड़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी फिर एक कंपैरिजन दी है रबीबेन एज़रा ने। उन्होंने लाइफ को बताया है कि लाइफ एक बैटल है, एक युद्ध का मैदान है ये वर्ल्ड, और हमारा जीवन एक युद्ध ही है, एक लड़ाई ही है। हम पूरे दिन एक जैसे सोल्जर से कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि इंसान एक फाइटर है, वो पूरी ज़िंदगी लड़ता ही रहता है समय से, अपनी किस्मत से, अपने दुखों से, आसपास की अपनी परेशानियों से। और उसके बाद एक जैसे सोल्जर होता है, वो पूरे दिन युद्ध के मैदान में लड़ता है, लेकिन कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, शाम को वो भी रुक जाती है, और फिर वो बैठकर वो सैनिक ये विचार करता है कि उसने क्या पाया है इस लड़ाई से,
और उसे कितनी इंजरीज मिली हैं, कितने घाव हुए हैं, कितने जख्म मिले हैं उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़ाई से उसे कोई फ़ायदा ही ना हो, क्या ये लड़ाई ज़रूरी है? सब कुछ वो विचार करता है। तो यहाँ पर एबिबेन एजरा ने इस वर्ल्ड को युद्ध का मैदान माना है और जीवन को एक युद्ध माना है, और इंसान की कंपैरिजन उन्होंने की है एक फाइटर से, एक सैनिक से। लेकिन अगर वो सोल्जर, अगर वो सैनिक बैठा है इस टाइम, विचार कर रहा है, अपने घावों को कैलकुलेट कर रहा है, आज की अपनी फाइटिंग को जज कर रहा है, उससे कहाँ गलती हो गई, वो उसे हार मिली है या जीत मिली है, या उसे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खोया आज ज़्यादा हो, पाया कुछ भी नहीं हो। और वो ये भी विचार करता है कि वो जो ये लड़ाई लड़ रहा है, क्या ये सही है या क्या ये ज़रूरी है। वो यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं बैठा, वो ये ज़रूरी है उसका यहाँ पर बैठना ताकि वो विचार कर सके। और अगर वो आराम नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट डे फिर खड़ा होगा एक नई लड़ाई के लिए, फिर उसी मैदान में जाएगा, फिर लड़ेगा। तो आज उससे जो गलतियाँ हुई हैं वो उससे लेसन लेगा, सीखेगा, ताकि वो नेक्स्ट डे जब बैटल फील्ड में जाए तो वो वहाँ वो गलतियाँ ना करे। वो ये भी देखेगा कि कौन सा वेपन, कौन सा ऐसा हथियार था जो उसने आज गलत यूज़ किया या सही यूज़ किया, किसने उसका ज़्यादा साथ दिया, किसने नहीं दिया, ताकि नेक्स्ट डे जब वो बैटल फील्ड में जाए तो वो उस वेपन को यूज़ ना करे, या जो वेपन उसकी ज़्यादा काम आया वो उसे ही यूज़ करे। ये सब कैलकुलेशन एक सोल्जर करता है जब वो वापस अपने टेंट में आता है, जब उसका उस दिन की लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन वो आराम से नहीं बैठता, वो फिर भी कैलकुलेशन क्यों कर रहा है, ताकि वो एक नई शुरुआत करे, नए हथियारों के साथ, नए विचारों के साथ, नेक्स्ट डे फिर वो लड़ाई के मैदान में उतरे। तो यहाँ पर ये रेबिबेन एजरा की काफ़ी डीप फिलॉसफी रिफ्लेक्ट होती है कि वो इस वर्ल्ड के लिए ही नहीं बल्कि नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए भी सोच रही हैं, उसके लिए भी खुद को तैयार कर रही हैं। एक सैनिक की तरह वो भी अपने पास्ट को जज करना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी संघर्ष किया वो कितना सही था, कितना गलत था, या जो भी उनसे गलतियां हुई हैं वो उससे सीखना चाहते हैं, ताकि वो उन गलतियों को जब उन्हें दोबारा जन्म मिले, दूसरा जीवन मिले, तो वो उन गलतियों को ना कर सके, उनसे सीखें। जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है, उसी वेपन को वो यूज़ करें, उन्हीं विचारों को साथ रखें, उन्हीं डिसीजंस को साथ रखें अपने नेक्स्ट बर्थ में। लेकिन यही यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ज़रूरत क्या है। ओल्ड एज, क्योंकि रेस्ट की एज कही जाती है कि हमें आराम करना चाहिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम या टेंशन से अच्छा है कि हम दूर रहें। जैसे रेबिबेन एजरा ने कहा है कि ओल्ड एज रेस्ट की एज है, तो फिर ये सब क्यों, इतना कैलकुलेशन क्यों, इतना एस्टिमेशन क्यों, इतना हमें खुद को जज क्यों करें, क्यों इतना डीपली हम सोचें कि बिकॉज डन को हम अनडन नहीं कर सकते। बाईगोन इज़ बाईगोन, जो पास्ट में हो चुका है उसे तो हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। तो हम पास्ट के बारे में इतना क्यों सोचें कि हमने क्या गलत डिसीजंस लिए, क्या सही डिसीजंस लिए, क्या हमारे लॉसेस रहे हैं, क्या हमारा नेट प्रॉफिट रहा है, जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी, जो हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं क्या वो ज़रूरी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पूरी लाइफ अपनी वेस्ट कर दी हो। ये सब इतना सब हमें सोचने की क्या ज़रूरत है, और हम कर क्या लेंगे, क्योंकि ओल्ड एज के बाद तो डेथ है, कुछ होना ही नहीं है। तो इतना डीपली हम कंसीडर कर भी क्या लेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेंजा में, 18 स्टेंजा में हम कंप्लीट फिलॉसफी पाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इतनी प्रोफाउंड उनकी थिंकिंग देखिए, उनका फेथ देखिए कि उनका रिबर्थ में कितना ज़्यादा विश्वास है। क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन मिथोलॉजी बिलीव नहीं करती रीबर्थ में। वो नहीं मानती कि इस लाइफ के बाद भी दूसरी लाइफ है। वो नहीं मानती कि एक इंसान का दूसरा भी जन्म हो सकता है, या वो नहीं मानती कि आत्मा अमर है और ये हमारी बॉडी है जो मॉर्टल है, लेकिन सोल इममॉर्टल है, ये कभी भी मरती नहीं है। कभी नहीं मानती
क्रिश्चियन मिथोलॉजी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग वो एक क्रिश्चियन थे, इसके बाद भी उनका कितना गहरा विश्वास है इस फिलॉसफी पर, इस फेथ पर। वो मानते हैं कि लाइफ का यही दी एंड नहीं होता, कि आपने जन्म लिया, आपने अपनी लाइफ को पूरा आपने पास किया और उसके बाद फिर आपकी डेथ हो गई और सब कुछ दी एंड। नो, इट नेवर हैपन्स। वो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल इवनिंग का दिया है, उन्होंने डे का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे डे के पार्ट्स होते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर हम सो जाते हैं। लेकिन सोने का ये मतलब नहीं होता कि हमारी डेथ हो गई या हम नहीं रहे। सोने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अब हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, हमें खुद को रिफ्रेश करना है, खुद को एनर्जेटिक हमें बनाना है, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए फिर अच्छे तरीके से काम कर सके। तो नाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट डे अपना काम स्टार्ट करना है। तो इसीलिए वो मानते हैं कि लाइफ का यहाँ दी एंड नहीं है, इसके बाद हमारा दूसरी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद जीवन, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरे जीवन के बाद तीसरा जीवन है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग की यही फिलॉसफी है, उनका यही विश्वास है आत्मा में, परमात्मा में और पुनर्जन्म में। और ये फिलॉसफी आप उनकी हर पोयम में, हर दूसरी पोयम में आप उनकी ये फिलॉसफी जरूर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की उनकी पोयम है। तो ये वाला आपका स्टेंजा है रबीबेन एजरा में, 18th स्टेंजा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप जितना डीपली स्टडी करेंगे, जितना डीपली आप इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहना चाहते हैं इस पूरी पोयम के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए रबीबेन एजरा क्या कहती हैं, क्या वो मानते हैं कि मैं ये सब क्यों सोचूंगा, मैं ये सब क्यों विचार करूँगा, ताकि जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मेरा जब दूसरा जन्म होगा, जब मेरी वो एक नई जर्नी स्टार्ट होगी डेथ के बाद, तो मैं वहाँ ये गलतियाँ ना कर सकूँ। जब मुझे डेथ मिलेगी ओल्ड एज के बाद, तो मैं उसमें मेरी आत्मा भटके नहीं, अशांत ना रहे, उसके मन में ये शांति रहे कि हाँ, मुझे गॉड ने एक जन्म दिया और मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने मीनिंगलेस स्ट्रगल नहीं किया और मैंने अपने हर पल को यूटिलाइज किया है। लाइफ की हर मोमेंट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जितना बेस्ट मैं कर सकता था, जितना बेस्ट मैं अपना दे सकता था, मैंने दिया है। ये एक गिल्टी मैं फील ना करूं। और इन सबसे ये मेरा एक्सपीरियंस क्यों इतना वैल्यूएबल है, ये मेरी नॉलेज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्या लेकर जाऊंगा, ये बॉडी यही रह जाएगी। उन्होंने देखिए पीछे का एग्जाम्पल दिया था फर्नेस का, एक सुनार की अंगीठी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जो बर्निंग कॉइल्स होती हैं, कोयले होते हैं, वो तो राख बन जाते हैं, वो तो ढेर बन जाते हैं ना राख का, वो तो यही रह जाएंगे, वो गॉड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। गॉड के लिए, एक सुनार के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, जो उसने उस अंगीठी के अंदर सोना रखा हुआ होता है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक सुनार की नज़र हमेशा उस गोल्ड पर रहती है, न कि कोयलों पर। कोयले तो वो इसलिए रखता है ताकि वो उस गोल्ड को प्योरीफाई कर सके। तो सुनार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सुनार के लिए वो कोयले इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए वो बहुत प्रेशियस, जो उसका प्रेशियस मेटल है वो गोल्ड है, जिसे उसे प्योर करना है उस फर्नेस के अंदर रख कर। सेम ऐसे ही गॉड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, गॉड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बॉडी नहीं है, ये तो एक दिन राख का ढेर बन जाएगी कोयले की तरह। उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर उसने उस प्योर, उस प्रीशियस मेटल को रखा है, उस कीमती सामान को रखा है, जो सब कुछ है उस गॉड के लिए, जिस पर से वो अपनी कभी भी नज़र नहीं हटाता, हमेशा उस पर ध्यान रखता है कि ये सही चल रही है, गलत चल रही है, कहाँ इसको बूस्ट करना है, कहाँ इसको किक करना है, या कहाँ इसको रोकना है, कहाँ इसको आगे बढ़ाना है, वो पूरा फोकस उस पर रखता है। और उस बॉडी क्योंकि राख बन जाती है तो वो यही रह जाती है। हम सब जानते हैं जब सुनार निकालता है फायर प्लेस में से, जब वो निकालता है तो वो कोयलों की राख नहीं निकालता, वो अपना कीमती सामान निकालता है, वो उसी को साथ लेता है और वो क्या होता है, वो उसका सोना होता है। उसी तरीके से भगवान किसको वापस लेते हैं इस वर्ल्ड में से, अपनी उस आत्मा को जो उनके लिए बहुत कीमती है, न कि इस बॉडी को।
लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग मानते हैं कि यही गोल्ड, यही आत्मा फिर क्या होती है, भगवान के पास वापस जाती है और उसके बाद फिर गॉड उसको उसी की नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके एक्शन दैट इज कर्म, जो भी उसने यहाँ पर काम किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक नई बॉडी प्रोवाइड करता है। ऐसा मानना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। उसी के अकॉर्डिंग उसको वो नई बॉडी मिलती है और फिर उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो हम कपड़े चेंज करते हैं, हम अपनी लेकिन एक नई जर्नी फिर स्टार्ट कर देते हैं, तो हम तो नहीं बदले ना, हमारी ड्रेस बदली है, हमारी रूटीन चेंज हो सकती है, क्योंकि जो हमने लास्ट डे किया, हो सकता है कि हमने अपना पूरा दिन वेस्ट किया हो और आज हमने सोचा हो नहीं, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो अब हम नेक्स्ट डे नहीं करेंगे, तो हम तो नहीं बदले, हम तो वही हैं। हाँ, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन वो चेंजेस कैसे आए हमारे अंदर, हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने लास्ट डे रखा, हमारी नॉलेज से जो हमने लास्ट डे गेन की। सेम हैपन्स इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल्सो। जब गॉड हमें दूसरा जन्म देता है तो इस जन्म की जितनी भी हमारी नॉलेज हैं, जितने भी हमारे वर्क हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी क्वालिटीज़ हैं या हमारे डिफेक्ट्स हैं, वो सब भी हमारे साथ जाते हैं हमारे दूसरे वर्ल्ड में और वो वहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं फिर उस एक नई जर्नी को स्टार्ट करने में। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ये भी मानते हैं कि जब हमें दूसरा जन्म मिलता है तो वहाँ हमारी स्टार्टिंग जीरो से नहीं होती, नो नॉट एट ऑल, बल्कि वहाँ से होती है जहाँ हमने अपनी जर्नी छोड़ी होती है पिछले जन्म में। सपोज कीजिए कि अगर हमने लास्ट बर्थ में 10 तक अपना कोई भी वर्क किया है, जहाँ हमने अपना वर्क फिनिश किया है, जहाँ हमने अपनी नॉलेज लेनी बंद की है, नेक्स्ट वर्ल्ड में वहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है। आपने कभी देखा होगा कि किसी बच्चे को कोई चीज़ बड़ी इजीली मिल जाती है, कोई एजुकेशन इजीली मिल जाती है, कोई डिग्री, कोई नॉलेज या कुछ ऐसी उसकी लाइफ में चीज़ें होती हैं जिसके लिए उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो उसके लिए इजीली होती हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप सोच लीजिए कि ये उसकी लाइफ में लास्ट बर्थ में नहीं थी। जो उसे इजीली मिल गई वो उसे लास्ट बर्थ में भी प्रोवाइडेड थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद मिलती है, बड़ी मुश्किलों के बाद मिलती है, या वो पूरी लाइफ कितनी भी मेहनत कर ले उनको तब भी नहीं मिलती। तो इसका मतलब कि उसकी जर्नी वहाँ फिनिश हो गई थी लास्ट वर्ल्ड में और अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप फिलोसफी है जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ब्रीफ में आपको बताया कि इतना ही कहा है कि विश्वास कीजिए कि इस वर्ल्ड के बाद भी दूसरा वर्ल्ड है और आत्मा हमेशा एक ही रहती है, वही रहती है। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही उसमें चेंजेस आते हैं, अदरवाइज वो वही रहती है और उसे सिर्फ दूसरी बॉडी मिलती है। दूसरे वर्ल्ड में इस वर्ल्ड के हमारे एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज काम आती है और हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है नेक्स्ट बर्थ में, जहां हमने इस बर्थ में उसको छोड़ा होता है। इसीलिए हमारे लीजेंड्स कहते हैं, सभी रिलीजन कहते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ये फिलोसफी, अब देखिए रबी बेन एजरा क्या कहते हैं, 18 में आते हैं हम, 18 हमारा स्टेंजा, उसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वाई that is for more is not reserved to man with soul just nerved to act tomorrow what he learns today। जो वो आज सीखती है उसी के अनुसार वो कल काम करेगी। जो भी इस वर्ल्ड में, इस जन्म में हम सीख कर जाएंगे, चाहे वो अच्छा सीखें, बुरा सीखें, हमारे कैसे भी एक्सपीरियंसेस हो, स्वीट हो, बिटर हो, वही उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वर्ल्ड में भी काम करेंगे। और वो इसलिए ऐसा कह रही हैं कि उनका ये मानना है कि एक इंसान की आत्मा को कहाँ से पावर मिलती है, कहाँ से शक्ति मिलती है ताकि वो जीवन में एक नया सफ़र स्टार्ट करे, इसी जन्म से। क्योंकि इस जन्म में हम जितनी ज़्यादा
पावर गेन कर लेंगे। पावर से मतलब यहाँ पर नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्ट्रगल। जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, ऑफ कोर्स आपकी सोल उतनी ही ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, ब्रेव हो जाएगी, और वही पावर आपके नेक्स्ट वर्ल्ड में काम आएगी। क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा पावरफुल बने, उसे एक पावर मिले, तो वो कैसे मिलेगी पावर? वो इस नॉलेज से, इस एक्सपीरियंस से मिलेगी। मीन्स जितनी अब तक आपने नॉलेज गेन की है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज को देंगे। वो नॉलेज एक तरह से आपकी करेंसी है, और उससे आप खरीदेंगे पावर। यहाँ पर इन लाइंस को समझ लीजिए कि जब आप दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा है कि गिव एंड टेक, आप दीजिए और आप खरीद लीजिए। जितनी भी आपके पास पैसे होंगे, उतना ही ज़्यादा जाकर आप वहाँ सामान खरीद सकते हैं, उतना ही कॉस्टली खरीद सकते हैं, उतना ही बड़ा खरीद सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपकी आत्मा के पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा या क्रेज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा पावर आपको दूसरे वर्ल्ड में आप खरीद सकते हैं। तो रवि कहते हैं कि जो भी नॉलेज आप इस वर्ल्ड में गेन कर रही हैं, वो नॉलेज आपकी नेक्स्ट बर्थ में काम आएगी। इसलिए नॉलेज लेने से नहीं डरिए, स्ट्रगल करने से नहीं घबराइए। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उनको ब्रेवली फेस कीजिए, क्योंकि वो आपकी करेंसी है, वो आपका मनी है, आपका पैसा है, जिससे आप दूसरे जन्म में जो चाहें, जितनी पावर चाहें, उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। रवि कहते हैं कि इस जीवन में जो ये हमें जीवन मिला है, जो ये हमें जिंदगी मिली है, इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे विचार अपने अंदर लाओ, इतना इतना ऊपर जाओ, जितना ऊपर आप उठ सकते हैं, जितना ऊपर आपकी सोल उठ सकती है। और सोल ऊपर कैसे जाएगी? जितना बेस्ट आप वर्क करोगे, जितने बेस्ट थॉट्स आपके अंदर आएंगे, तभी आपकी सोल अपलिफ्ट करेगी। और उससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप गॉड के करीब जा सकते हैं, और फिर आप ये देख सकते हैं उसके थ्रू कि गॉड का वर्किंग सिस्टम कैसा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन गॉड किस तरह से काम करता है, किस तरह से इस यूनिवर्स को चलाता है, उसके नियर आप कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको ये स्पिरिचुअल पावर चाहिए। और ये स्पिरिचुअल पावर आपको दूसरे गॉड के पास से नहीं मिलेगी, ये इसी वर्ल्ड में रहकर मिलेगी। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर फेस करेंगे, सफ़र करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो स्पिरिचुअल पावर आपको मिलेगी, और उससे फिर आप गॉड के नियर एंड डियर बन सकते हैं। फिर वो आपको अपने पास रखेगा, और आपके अंदर इतनी पावर होगी ये देखने की कि गॉड इस पूरे वर्ल्ड को कैसे चला रहा है। इसके लिए वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर से तभी कुछ सीख सकता है जब वो उसके करीब रहे। और ये स्टूडेंट की एबिलिटी होती है कि वो जितना अपने टीचर के पास रहता है, वो उसे सिखाता नहीं है, बल्कि वो टीचर को देखकर खुद सीख जाता है। अपने गुरु को देखकर वो सीख जाता है कि वो किस तरह के हथियार वो या औजार यूज़ कर रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। उनके टैलेंट को देखकर, उनकी एबिलिटी को देखकर एक स्टूडेंट अपने आप सब कुछ सीख जाता है, क्योंकि उनको काम करते हुए देख रहा है। इसी तरह से रविबेन एजरा की आत्मा भी जब उस परमात्मा के पास जाएगी, अपनी उस स्पिरिचुअल पावर के थ्रू वो इतना ऊपर उठ जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगी। तभी तो उससे वो देखेगी उस काम को करते हुए कि वो कैसे कर रहा है, और वो फिर जो भी ये सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के, लाइफ के, वो सब उसको आ जाएंगे, और इससे उसको और ज़्यादा इंटरनल पावर। रविबेन एजरा बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं ओल्ड पर्सन को, उन लोगों को जो अपनी ओल्ड एज में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये लाइफ है, ये चलती रहेगी। डेथ भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि डेथ के बाद भी लाइफ है, ये मानना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। और यहाँ पर ओल्ड पर्सन के लिए कितनी अच्छी सलाह दी है उन्होंने कि आपकी ओल्ड एज
आराम करने के लिए है, न कि काम करने के लिए। जब आप यंग थे, आपने सब कुछ किया ना जो आप कर सकते थे। आपने अपनी सारी एनर्जी लगाई है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपनी सारी एनर्जी को यूज़ किया है। आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया है। आपकी डिज़ायर, आपकी ड्रीम्स, आपकी विशेस, आपको एक पार्टिकुलर टाइम मिला उन सबको फुलफ़िल करने का। आप जितना कर सकते थे आपने किया। अब ओल्ड एज में आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको आराम करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि कहीं अनजाने में ऐसा तो नहीं है कि आप लालची बन जाएं। आपको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। ये आपको सोचना होगा कि आपकी एम्बिशंस, आपकी डिज़ायर्स कहीं अभी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप की डिज़ायर्स का कोई एंड ही ना हो, आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हो। अगर कहीं भी ऐसा है तो आप फ़ौरन रुक जाइए, क्योंकि ओल्ड एज में आपको ग्रीडी नहीं बनना, आपको लालची नहीं बनना है। आप जब दूसरों को देखेंगे कि वो ओल्ड एज में भी अर्निंग कर रही हैं, अचीवमेंट्स गेन कर रही हैं, सक्सेस गेन कर रही हैं, या एक पल के लिए भी आराम से नहीं बैठ रही हैं, और ज़्यादा सोच रही हैं कि किस तरीके से वो और ज़्यादा इस लाइफ में गेन कर सकें, तो आप को उनका शिकार नहीं होना है। आपको उनको देखकर उस लालच में नहीं पड़ना है। आपको खुद पर इतना कंट्रोल रखना है कि जो दूसरे कर रहे हैं आप उनके लिए नहीं हैं। वो चीज़ें अब आपके लिए नहीं है, आप कर चुके हैं। गॉड ने आपको एक पार्टिकुलर टाइम दिया था वो सब करने के लिए, और आपने किया। आप जितना कर सकते थे, अगर आपने नहीं भी किया तो भी अब ओल्ड एज में आपको वो सब करने के लिए अपनी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रवि कहते हैं कि ये आपका लालच होगा और वो डिवाइन पावर, वो गॉड आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये सब ओल्ड एज के लिए नहीं है। आप जब यंग थे तो आपने जो भी कुछ किया इस पीरियड के लिए ही किया ना, इस ओल्ड एज के लिए किया ना। आपके यूथ ने इसका वेट किया। जितनी भी प्रिपरेशंस आपने की अपनी यंग एज में, वो आपने इसी स्टेज के लिए की हैं कि जब आप ओल्ड हो जाओगे तो आप आराम से, आप सुख के साथ, आनंद के साथ उस स्टेज को क्रॉस करोगे। जैसे आपने ओल्ड एज के लिए यंग एज में प्रिपरेशन की है, उसी तरीके से आप अब ओल्ड एज में डेथ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, डेथ की प्रिपरेशन करो, दूसरे वर्ल्ड के बारे में सोचो। जब हम यहाँ पर कहते हैं कि डेथ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बस अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, ओनली यू हैव टू डाई, कि बस अब आपने मर जाना है। नहीं, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि दूसरे वर्ल्ड डेथ की तैयारी करने से मतलब है कि आपने जितना ओल्ड एज के बारे में सोचा जब आप यंग थे, क्या आप दूसरे वर्ल्ड के बारे में, डेथ के बारे में सोच रही हैं जब आप ओल्ड हो चुकी हैं? और अगर आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि इस टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दूसरे वर्ल्ड की तैयारी करना। और दूसरे वर्ल्ड की तैयारी करने का मतलब क्या है? यहाँ पर अपने इनर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए, अपने उस दूसरे वर्ल्ड के बारे में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आप अपने गॉड के बारे में, जिसे भी आप मानते हैं, उसके बारे में सोचिए। अपने आप को कितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना आप इस वर्ल्डली प्रॉब्लम को अपने से अलग कर सकते हैं। आपको अब और ज़्यादा इस मोह माया में नहीं जाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जाएंगे वो आपका लालच होगा, और जिसे आपकी सोल, जिसके कारण आपकी सोल नीचे की तरफ आएगी। लेकिन आपको उसे ऊपर की तरफ ले जाना है। आपको अपनी इनर अचीवमेंट्स पर फोकस करना है। अब आपको उस डिवाइन पावर पर विश्वास करते हुए उसकी तरफ देखना है, और वही आपकी सक्सेस होगी ओल्ड एज की। कितने भी लालच आए, मोह आए, माया आए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी कीमत पर उन सब से अलग रहें।
ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जब आप यंग थे तब आपके लिए था, लेकिन ओल्ड एज कौन से वर्ल्ड के लिए है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए है। अपनी आत्मा के बारे में सोचिए, उस परमात्मा के बारे में सोचिए, और जितना ज़्यादा आप उस वर्ल्ड के लिए अब अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, उस फील्ड में लग जाइए। तो रवि बेन एजरा यहाँ पर कहते हैं कि ओल्ड एज में हो सकता है मे बी कि एक लोनलीनेस फील होती है। आप खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि अब आप मटेरियल प्रॉफिट्स तो गेन नहीं कर रही हैं। आप वर्ल्डली पीपल से कहीं ना कहीं आपका उनसे एक अटैचमेंट नहीं रहा, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप ये फील कर सकते हैं कि आप लोनली है। एक सेंस आ सकता है आपके अंदर, एक फीलिंग आ सकती है लोनलीनेस की, अकेलेपन की। तो यहाँ कितनी अच्छी एडवाइस दी है रवि बेन एजरा ने ऐसे ओल्ड पर्सन को कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ रही हैं, अब कोई भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि सभी तो किस में बिजी हैं? सक्सेस गेन करने में बिजी हैं, मनी को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने में बिजी हैं। तो अगर आप लोनलीनेस फील कर रही हैं तो उसमें भी आपकी ही गलती है, क्योंकि अब ये वर्ल्डली पीपल आपके लिए नहीं है। जब आपसे कहा जाता है कि अब आप फोकस कीजिए आत्मा पर, परमात्मा पर, उस दूसरे वर्ल्ड पर, अपने इनर सेल्फ पर, तो आप अपनी कंपनी किसके साथ रखिए? गॉड के साथ। आप अपना फ्रेंड बना लीजिए, आप अपना दोस्त बना लीजिए। आपका बेस्ट कंपेनियन आपकी ओल्ड एज में कौन है? वो डिवाइन पावर है, आपकी सोल है, आप खुद हैं। और अपना सारा टाइम आप दीजिए किसको? अपने आप को। अब तक आपके पास वो टाइम नहीं था, क्योंकि आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको आपने कंप्लीट करना था, बट नाउ यू हैव दैट टाइम। अब तो आपके पास टाइम है, और यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप देखना ओल्ड एज में अगर आप गॉड की कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कभी भी आपके अंदर वो लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आएगी, वो सेंस नहीं आएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है ओल्ड पर्सन को कि ओल्ड एज में अगर आपका बेस्ट कंपेनियन कोई है तो वो गॉड है, और यही आपको जानना है। अगर आपको ये नॉलेज मिल गई तो आप ओल्ड एज में सही चल रही हैं। लेकिन अगर आप इसी वर्ल्डली अटैचमेंट में या इल्यूजन में रहते हैं, आप टेम्प्टेड हो जाते हैं, तो आप ग्रीडी हो जाएंगे और आप उस परमात्मा से अलग होते चले जाएंगे। कभी भी आपकी आत्मा उससे मिल नहीं पाएगी। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर इस एज में आकर हमारे अंदर इतनी विजडम आ जाती है, इतनी इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है, इतना ज्ञान हमारे अंदर है कि हमें पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और इसी में हमें खुश रहना चाहिए, इसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि कम से कम उस डिवाइन पावर ने हमें इतनी विजडम तो दी है ओल्ड एज में आकर। क्योंकि ये विजडम हमारे पास कब नहीं थी? जब हम यंग थे। अब आप सोचिए, अब आप ये सोचिए कि जब आप यंग थे, जो डिसीजंस आपने उस टाइम लिए, जो काम आपने उस टाइम किए, डेफिनेटली उस टाइम जरूर आपको लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, लोग आपके अगेंस्ट गए होंगे, लोगों ने आपको गलत बताया होगा, उन्होंने आपकी मजाक ली होगी, आप पर हंसे होंगे। तो अब आप अपनी उस विजडम से, उसी इंटेलेक्चुअलिटी से जो आपकी ओल्ड एज में गॉड ने आपको प्रोवाइड की है, आप उससे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, आप उससे पूछिए कि बताओ कौन सही था और कौन गलत था। क्या मैं गलत था जब मैं अपने एक पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए लगा हुआ था, जब मैं कोई काम कर रहा था जिसे मेरे गॉड ने मुझे दिया था? क्या मैं गलत था उस टाइम और वो लोग सही थे जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो मुझे लूज़र मान रहे थे, फेलर मान रहे थे, या जो मान रहे थे कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं इनएक्टिव हूँ? क्या वो लोग अपनी जगह सही थे? क्योंकि जब मुझे नहीं मालूम था, जब मैं उस काम को कर रहा था, कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं या मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन अब आप पूछिए अपनी विजडम से कि कौन गलत था? वो दुनिया के लोग गलत थे या आप गलत थे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सही हो जो अपने रास्ते पर चल रहे थे और वो लोग गलत हों? क्या क्या ये गलती की आपने कि अगर आपने बहुत ज़्यादा लग्जीरियस थिंग्स आप नहीं ले पाए, आपने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपने उनको कलेक्ट नहीं किया, आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस लाइफ में गेन नहीं की, आपने दूसरे लोगों की तरह अपना एक सोशल स्टेटस नहीं बनाया, आपको नेम नहीं मिला, फेम नहीं मिला, या वर्ल्डली पीपल की नज़रों से अगर देखें तो वो जिसे सक्सेस कहते हैं
वो आपने गेन नहीं की, तो क्या इसलिए आप गलत थे? क्योंकि आप उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए, जैसा वो आपको देखना चाहते थे, क्योंकि आप ऐसा नहीं बन पाए, ऐसा नहीं कर पाए, तो क्या आप इसलिए गलत थे या वो लोग गलत थे? अब ये सब आप अपनी विज़डम से पूछिए इस ओल्ड एज में आकर, और इससे इससे आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको मेंटली पीस ज़रूर मिलेगी। आपको आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी जब आप अपनी विजडम से, अपने आप से, अपने उस इनर सेल्फ से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि आपको अब जो आंसर मिलेगा वो आपको गलत नहीं मिलेगा, वो आपको सही जवाब मिलेगा। आपको बिल्कुल एक सच बताया जाएगा आपके इनर सेल्फ के द्वारा, कि क्योंकि अब आप खुद से पूछ रही हैं, अब आपको ये डर नहीं है, आपके अंदर अब ईगो नहीं है, अब आप किससे सवाल कर रही हैं कि कौन सही था और कौन गलत था, अब आप अपने आप से पूछ रही हैं, तो आपको अब जो आंसर मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस इस बात का कि कहीं आपसे ही कोई गलती ना हो गई हो या लोग ही गलत थे, तो आप अपने एक्सपीरियंस और विजडम के थ्रू उसका आंसर देने में पूरी तरह से एबल रहेंगे कि कहाँ क्या क्या गलती हो गई, और आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको जो मानसिक शांति देगा, मेंटली पीस प्रोवाइड करेगा, वो आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा इस एज में। एंड कितनी बार ये भी तो समझ नहीं आता कि वास्तव में सही सही क्या है या गलत क्या है, क्योंकि इस दुनिया में एक ही चीज़ के बारे में हर तरह के लोग अपनी ओपिनियंस रखते हैं, सेम चीज़ होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनके ओपिनियंस भी अलग अलग होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। उसी तरीके से अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं और एक ही चीज़ के बारे में उनके ओपिनियंस जानना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि 10 लोगों के ही विचार बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके एक दूसरे से ही मैच नहीं करते। मीन्स अब हमें ये समझ नहीं आता कि हम किसको फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पर रबीया नज़रा कहते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं उसे 10 लोग नापसंद कर देते हैं, जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उस पर 10 लोग आकर मना कर देते हैं कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती वो दूसरे 10 लोगों को पसंद होती हैं। तो अब ये हमारी आत्मा एक दुविधा में रहती है, एक पैराडॉक्स में रहती है, ये समझ नहीं आता कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो किसको फॉलो करें, क्योंकि बात एक ही है लेकिन सबके अपने अलग अलग विचार हैं। तो अब हम किसे फॉलो करें, कौन सा आदमी सही है, कौन सा गलत है, समझ नहीं आता। जिस रास्ते को उन्होंने चुना उससे तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उसे ठोकर मारते हैं, जिनके अकॉर्डिंग वो रास्ता ही गलत है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये रास्ता तो आपकी लाइफ का बेस्ट रास्ता है। अब समझ नहीं आता कि हमारी आत्मा किसको फॉलो करें, किस पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें या मेजॉरिटी ऑफ पीपल को फॉलो करें। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई पैराडॉक्स है, इस तरह की कोई दुविधा मन में आती है कि कौन सही है कौन गलत है, रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि गलत सही क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल की बात सुननी चाहिए, अपनी आत्मा को फॉलो करना चाहिए, जिसे हमारा मन कह रहा है, जिसे हमारा मन कह रहा है कि वो सही है, तो उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और जिसे आपके दिल ने, आपके मन ने, आपकी आत्मा ने मना कर दिया कि नहीं ये गलत है, तो आपको उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो जब इस तरह की दुविधा में आप आ जाएं, जब आप डिसीज़न लेने में खुद को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि किस रास्ते पर चलना है, तो ऐसे मोमेंट में अकॉर्डिंग टू रबी बैन एजरा ने भी कहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनके थ्रू ये काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है कि फिर हमें हमारी अंदर की जो हमारी इंट्यूशन होती है कि हमें हमारी आत्मा को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके दिल की आवाज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती, उसके लिए कभी भी आपको लाइफ में पछताना नहीं पड़ेगा, वही हमारा बेस्ट डिसीज़न होगा। रबी बैन एजरा
कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि एक इंसान इस दुनिया में जज किया जाता है उसकी वर्ल्डली अचीवमेंट्स को लेकर, उसके फिजिकल वर्क, सिर्फ इस बात पर उसे यहाँ ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, या उसे सक्सेसफुल माना जाता है कि उसने इस लाइफ में कितना ज़्यादा पैसा या धन कमाया, कितना ज़्यादा उसने सफलता हासिल की है, या कितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वस्तुएं उसके पास है। सिर्फ हम लोग एक इंसान को इसी बेस पर जज करते हैं कि उसने जो भी फिजिकल वर्क किया है वो कितना वैल्यूएबल है, और उससे उसे जो मटेरियल गेन मिल रहा है, मटेरियल गेन जैसे कि आप कह सकते हैं आपका सैलरी पैकेज कितना है, या आपको उससे क्या क्या लग्जरियस थिंग्स आप उससे अचीव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी, आपके घर को लेकर, आपकी जो भी एक स्टैंडर्ड है लाइफ का, आप उसे किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। हमारा जो सारा फोकस होता है वो सिर्फ इसी बात पर फोकस होता है कि सामने वाला कितनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा है, और ये गलत है। अकॉर्डिंग टू रबी बहन एजरा ये गलत है, क्योंकि हम किसी भी इंसान की का पूरा जो हम एवोल्यूशन करते हैं वो सिर्फ उसके फिजिकल वर्क के थ्रू ही करते हैं, जबकि इसका अपोजिट होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि हमें फिजिकल वर्क पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी आदमी को इस बात पे जज ना करें कि उसका फिजिकल वर्क क्या है, बल्कि उसे हम उसके स्पिरिचुअल वर्क को लेकर उसे हम जज करें, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क फिजिकल वर्क से कहीं ज़्यादा ग्रेटर है। फिजिकल वर्क जो भी हमें मटेरियल गेन प्रोवाइड करवाएगा वो इसी वर्ल्ड में रह जाएगा, उसकी गोड़ के यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। जबकि जो स्पिरिचुअल वर्क हमें क्या गेन करवाएगा, स्पिरिचुअल गेन करवाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो इस वर्ल्ड में भी होनी चाहिए। दूसरे वर्ल्ड में तो उसकी है इम्पोर्टेंस, लेकिन इस वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। और एक इंसान अपने स्पिरिचुअल वर्क के लिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ही जाना चाहिए, उसे उसी के बेस पर जज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस रियल अचीवमेंट को इग्नोर किया है और हमारे मन में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। लेकिन रबी बहन एजरा काफ़ी खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं ये सोचकर कि थैंक्स गॉड, जो भी मैंने अब तक अचीव किया है वो मैंने मटेरियल नहीं किया, मैंने स्पिरिचुअल किया है। और ठीक है, उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ है? उस डिवाइन पावर के वर्ल्ड में। कोई बात नहीं, अगर मेरा अकाउंट यहाँ पर खाली है तो मेरा वो अकाउंट, एक अकाउंट जो कि हमारा कहाँ होता है, दूसरे वर्ल्ड में भी होता है। और हम सभी मानते हैं, हिंदू मिथोलॉजी भी इस बात को मानती है कि हमारा वहाँ पर एक अकाउंट है, और जिसमें हमारी फेलर सक्सेस, हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो चाहे गलत हैं सही है, एक एक पल का वहाँ पर अकाउंट रखा जा रहा है। और वो कौन रख रहा है? वो डिवाइन पावर। तो यहाँ पर अभी बहन एजरा को विश्वास है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वर्ल्डली पीपल के लिए मैं लूज़र हूँ, मेरा यहाँ पर क्योंकि अकाउंट खाली है, क्योंकि मैंने कोई भी फिजिकल वर्क नहीं किया जिसके थ्रू मैं कुछ मटेरियल गेन कर सकूं। लेकिन मेरा अकाउंट वहाँ पर कंप्लीट होगा, फुल होगा, गोड़ के पास वो खाली नहीं होगा। और मुझे इसी बात की खुशी है, क्योंकि मेरे लिए वहाँ का अकाउंट यहाँ के अकाउंट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे अंदर जो भी हाई थिंकिंग है, जो मेरे उच्च विचार हैं, जो मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, जो मैंने इतनी अच्छी सोच रखी है अपनी, उसकी यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरी अच्छाई की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे उन सभी हाई थिंकिंग, उन सभी जो मेरे अच्छे विचार हैं, मेरे अच्छे काम हैं, जो भी कुछ मैंने किया है, जितना मैं कर सकता था उस पर, ठीक है, ये वर्ल्डली पीपल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, उनके लिए सब बेकार है, उनके लिए एक वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन इस पर कौन ध्यान दे रहा है? इस पर वो डिवाइन, इस पर वो गॉड ध्यान दे रहा है, और वो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। जो भी हमारे अच्छे काम होते हैं वो हमेशा उस परमात्मा की नज़रों में, ईश्वर की नज़रों में बहुत कीमती होते हैं, और वो उनको इतना ज़्यादा वैल्यूबल मानता है कि वो
हमारी सोल को उसके लिए रिवॉर्ड भी देता है, वो उसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकता। जो भी ये सोचते हैं या कहते हैं कि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है, हर वस्तु समय के प्रभाव से परिवर्तन प्राप्त करती है, ऐसे लोगों को सिर्फ मूर्ख ही कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा रूपी वह तत्व जो वास्तव में मौजूद है हमेशा मौजूद रहता है और हमेशा मौजूद रहेगा। वह तत्व मृत्यु को वापस बुलाने की शक्ति से भी परे है। पृथ्वी अवश्य ही बदलती है, परंतु आत्मा तथा परमात्मा ये परिवर्तन रहित हैं। यह आत्मा उस समय भी थी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और ये अब भी है और भविष्य में भी हमेशा रहेगी। चाहे समय का चक्र उल्टा चलने लगे अथवा रुक जाए, ईश्वर रूपी कुम्हार तथा उसकी मिट्टी आत्मा सदैव रहेंगे। ये अमर हैं और अमर ही रहेंगे।